Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone is doing okay. आज हमने फिर से एक पॉलिटी का सेशन लेना है और आज हम पॉलिटी में क्या करने वाले हैं, प्रियम्बल करने वाले हम एक, और दूसरा हम करने वाले आर्टिकल। पहले 1 to 4 करेंगे। 1 to 4 में क्या आने वाला हमारा यूनियन एंड टेरिटरीज, ठीक है। और फिर हमारे आर्टिकल 5 से लेके 11 आर्टिकल तक हमारा क्या आने वाला है, सिटीजनशिप। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपका फर्स्ट आर्टिकल से लेके 51A आर्टिकल तक आपके क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इन आर्टिकल के बीच क्या क्या आ जाता है आपका, एक आपका प्रीएम्बल आ जाता है, फिर आपका दूसरा आ जाता है सिटीजनशिप जो आपका 5 से 11 तक है, और इसके बाद हमारा आता है फंडामेंटल राइट्स, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके 12 से 35 तक चलेंगे। फिर आपके आता है डीपीएसपी जो आपका आता है 36 से 51 तक आपके चलेगा, और फिर आपका लास्ट में आता है फंडामेंटल ड्यूटीज जो आपका 51A है। तो कम से कम इतने आर्टिकल आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, इसके बीच के कौन सा आर्टिकल क्या बोल रहा है। क्योंकि एक तो एग्जाम में क्या होने वाला है कि काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट्स आएंगे, तो उनको फैक्चुअल क्वेश्चन को उनके लिए क्या पड़ जाएंगे, काफ़ी कम पड़ जाएंगे। तो उन्होंने कहाँ से पूछना शुरू करना है, क्योंकि उनको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। कम से कम इतने आर्टिकल आपको पता होने चाहिए, और लास्ट में मैं क्या करूँगा, आपको कुछ ऐसे आर्टिकल बता दूंगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। लाइक आर्टिकल 110 हो गया, आर्टिकल 123 हो गया, ठीक है, आर्टिकल 143 हो गया। अब 143 में क्या हो गया, जो प्रेसिडेंट एडवाइस लेते हैं किससे, सुप्रीम कोर्ट से लेते हैं, उनके बीच आर्टिकल कौन सा हो गया, 352 हो गया नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल। ये सब क्या हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पर आज हमने क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं प्रीएम्बल हमारा। हम इसी सीक्वेंस में आगे चलेंगे, तो ज़्यादा आपकी क्लासेस होने वाली नहीं है, इतना ज़्यादा सिलेबस है नहीं, सिर्फ आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि हम इतना डेप्थ में नहीं जाने वाले, ऊपर ऊपर से हमने ज़्यादा पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमने क्या पढ़ना है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ द जो हमारे पार्ट्स हैं वो हमने किसी न किसी पार्ट से क्या किया है, किसी न किसी कंट्री से हमने अपने पार्ट्स उठाए हुए हैं। जो प्रीएम्बल पार्ट हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उठाया हुआ है, वो फर्स्ट टाइम किस कंट्री ने रखा था, अमेरिका था, जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट टाइम क्या रखा था, प्रीएम्बल रखा था। और प्रीएम्बल क्या हो गया, एक टाइप से आप मान सकते हो कि इंडेक्स पेज आप मान सकते हो। इंडेक्स में आप जब भी आप कोई बुक लेते हो या कुछ भी लेते हो, वहाँ पे इंडेक्स पेज में आपको लिखा होता है कि आपके कौन कौन से चैप्टर हैं या कुछ भी है, और किस पेज नंबर से क्या है, वो उसका बताया होता है, प्रीफेस एक तरीके से दिया होता है। तो प्रीएम्बल हमने किससे लिया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रीएम्बल। ओके, अभी हमने बात कर ली। द टर्म प्रीएम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस और आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्योंकि वो प्रीफेस है, वो आइडेंटिटी है, वो बताता है आपको, क्योंकि आप आगे पढ़ोगे उसका मटेरियल क्या है, चाहे प्रीएम्बल बहुत छोटा सा है, लेकिन में उसने जो वर्ड यूज किया ना, वो बहुत भारी भारी वर्ड है। अब देखना वो एक एक वर्ड में काफी ज्यादा हमने आगे लास्ट में उसको कितना ज्यादा इलेबोरेट करके हमने क्या किया हुआ है, अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है। कंटेन्स द समरी और एसेंस ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, एक तरीके से हम बोल सकते हैं उसकी समरी दे दी है हमें, ठीक है, उसका सिनॉप्सिस हमें दे दिया। इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या हो गया, अब लास्ट टाइम जो मैं आपको पढ़ा रहा था, मैंने आपको बोला था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी हमारी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनी थी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, वो कब बैठी थी, 9 दिसंबर को 2000 सॉरी 1946 में। वो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब तक चली थी, ये आपसे पूछ सकते हैं। हमने अडॉप्ट कब किया था, 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। कमेंसमेंट हुई थी 26 जनवरी 1950 को, बट हमने अडॉप्ट कब किया था, 26 नवंबर। देखो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो एग्जैक्ट 4 दिन बाद, मतलब कब, 13 दिसंबर 1946 को एक तरीके से क्या किया था उन्होंने, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या हो गया, यही चीज होगी। 4 दिन बाद आपसे पूछ सकते हैं वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास किया गया था। जैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या हो गया कि अगर आपको कोई चीज दे रहा है, आपको बोल रहा है कि आपको क्या करना है, घर बनाना है सपोज, ठीक है, आपने घर बनाना है। अब घर बनाने के लिए आप क्या करते हो, जो आर्किटेक्ट होता है कोई भी होता है, उसको जाके एक तरीके का बताते हो कि मेरे पास लैंड है, वो इतने डायमेंशन की लैंड है, एक्स मल्टीप्लाई वाई डायमेंशन की मेरे पास लैंड है। तो वो क्या करता है, आपको नक्शा बना के देता है, वो बोलता है कि हाँ आपकी किचन यहाँ पे आ सकती है, आपका बेडरूम यहाँ पे बनेगा,
ठीक है, आपके ड्राइंग रूम यहाँ पे बनने वाला है, आपके रूम्स यहाँ पे आएंगे, हर चीज के लिए वो बताएगा आपको। ये एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वही था। इन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि आपको जो आगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, इस चीज को देख के आपने क्या करना, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पे ध्यान रखना है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने मूव किया था, मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, और अडॉप्ट कब हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से उसको अडॉप्ट कर लिया था। कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को। और जो आपका प्रियम्बल है ना, उसकी सबसे बड़ी बात क्या है, उसकी आज तक सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुई है। अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, और आपको ये भी याद रख लेना चाहिए 1976 में, क्योंकि ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। तो मैं इसमें आपको कहना चाहूंगा कि आपको कम से कम आपको ईयर भी याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कम से कम दिमाग में वहां पे नहीं रहता तो आप में भी आपको इस चीज से याद रह जाए कि इसके लास्ट 2 वर्ड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आपको याद आ जाएगा हाँ इस अमेंडमेंट में क्या हुआ था, 1976 में क्या हुआ, ये अमेंडमेंट आई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और उसमें एक हमने अमेंडमेंट लाके प्रियम्बल में क्या चेंज किया, सोशलिस्ट वर्ड हमने उसमें ऐड किया, सेकुलर वर्ड ऐड किया, और इंटीग्रिटी ऐड की। देखो, अब आप बोलोगे हमने सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया, सेकुलर ऐड किया, तो क्या इंडिया इससे पहले सेकुलर नहीं था? ऑब्वियसली बात है, इंडिया से पहले सेकुलर था, लेकिन वो चीज क्या होगी, इम्प्लिसिटली होगी। कि हमने क्या किया था, हमें सिर्फ चींक चींक के बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि हमारी कंट्री क्या है, एक सोशलिस्ट कंट्री जो सेकुलर कंट्री है। ठीक है, जो सेकुलर कंट्री है आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंदिरा गांधी के उस टाइम सरकार थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम बताएंगे, हम एक्सप्लिसिटली बताना चाहते हैं कि हाँ हमारी कंट्री क्या सेकुलर कंट्री। तो उन्होंने 3 वर्ड ऐड किए थे। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रियम्बल की कितनी बार अमेंडमेंट्स हुई है, सिर्फ एक ही बार हुई है। सेकंड चीज, जब अमेंडमेंट हुई है तो किस अमेंडमेंट में उसे किया गया, 42nd में किया गया। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि किस प्राइम मिनिस्टर के दौरान ये ऐसा हुआ था, इंदिरा गांधी के दौरान ऐसा हुआ था। आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन कितने उसमें नए वर्ड ऐड किए गए थे, 3 वर्ड ऐड किए गए थे, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। और कौन कौन से वर्ड ऐड किए थे, एक सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जाती है। आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ही आपका ये 42nd ये वाला लाइन है, ये एक लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो, अब मैं आपको एक बार क्या पढ़ के बता देता हूँ कि प्रियम्बल होता क्या है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, देखो ये वी लिखने का क्या मतलब था, कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर आ रही है ना, वो किसी मोनार्क से नहीं आ रही है, किसी किंग से नहीं आ रही है, जो किसी पॉलिटिशियन से नहीं आ रही है, वो इंडियन सिटीजन से आ रही है। ये वी किसके लिए स्टैंड करता है, सिटीजन के लिए। जब हमारा देश बन रहा था, तो लास्ट में आपको पता होगा कि इंडिया ने एज अ डोमिनियन स्टेटस एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि ट्रांजिशन ऑफ पावर इतनी आसान तरीके से नहीं होगी। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम 2 डोमिनियन बने थे, एक हमारे इंडियन डोमिनियन बने थे, एक पाकिस्तान डोमिनियन। तो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ना काफी चालाक थे, उन्होंने बोला क्या करते हैं, हम अपने आप को ही पावर दे देते हैं, हम सिंपल यहाँ पे लिखते हैं वही, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावर कहाँ से ले रहा है, सिटीजन से। जब सिटीजन से ले रहे हैं तो डोमिनियन रहेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम ये थोड़ी लिख रहे हैं कि ब्रिटिश मोनार्क, क्योंकि जो डोमिनियन होती है उनकी पावर कहाँ से आती है, ब्रिटिश मोनार्क से आती है, मतलब उनका हेड होता है, चाहे पावर वहां से आए जाना, डज नॉट मैटर। तो हमारी पावर कहाँ से आ रही है, सिटीजन से आ रही है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, हमने इंडिया को क्या बनाना है, सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है, कि मतलब हम अपने आप पे रूल करते हैं, हम पे और कोई रूल नहीं करता है। अब हमारी कंट्री में अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना हो, तो ऑब्वियस सी बात है हम खुद डिसीजन लेंगे। अब हर इंसान डिसीजन लेने चला जाए तो आपको पता है कि कितनी प्रॉब्लम आ सकती है। तो डिसीजन लेता कौन है, हमारी जगह हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स लेते हैं, जिनको हम डायरेक्ट इलेक्शन से क्या करते हैं, हम उनको इलेक्ट करते हैं। जब हम उन्हें इलेक्ट करते हैं, वो आगे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स का करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं। लाइक इस टाइम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है, बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, तो मोस्ट ऑफ आवर डिसीजन जो हमारे लिए जाते हैं वो कौन लेता है, बीजेपी गवर्नमेंट लेती है। तो हमारा क्या हो गया कि ऐसा नहीं है कि आज भी हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई बोलती है कि आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आजकल आप देख रहे कि जो जयशंकर है हमारे, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर, वो काफी क्या कर रहे हैं, खुल के बोल पा रहे हैं, हर किसी को जवाब दे पा रहे हैं, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो यूएस हो, डज नॉट मैटर। क्यों, क्योंकि उनको हमारी कंट्री से क्या मिले, गाइडलाइंस मिली है उनको, उन्होंने बोला हुआ है, उन्होंने उनको क्या बोला हुआ है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आपको जिस तरीके से आपको क्या करना है, आपको जिस तरीके से जवाब देना है, आपको जवाब दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब क्या, कोई हमें गाइडलाइन नहीं दे रहा, हमारी कंट्री क्या कर रही है, खुद अपने आप को चला रही है।
सोशलिस्ट, सोशलिस्ट क्या हो गया? अब सोशलिस्ट हो गया कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं। कोई भी चीज है ना, अगर हमें लगता है कि जहां पे सरकार को क्या करना चाहिए, किसी जगह भी इंटरवीन करना चाहिए, क्यों? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर पीपल, तो हम वहां पे क्या करते हैं? इंटरफेरेंस करते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि कभी हमने एमएसपी चला रखा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम क्या करते हैं? किसानों को देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ, इंसान के इंडिया के किसान उतने ज्यादा हमारे पे डिपेंडेंट है, मतलब गवर्नमेंट पे डिपेंड रहते हैं, क्योंकि अगर एमएसपी नहीं लेंगे तो मे बी उनको इतना प्राइस ना मिले, उनका सर्वाइवल ना हो सके। एट द सेम टाइम जब इस टाइम तो हम मान लेते हैं कि हमारा क्या हो गया, बहुत ज्यादा कैपिटलिज्म इंडिया में आ चुका है। बट जब हमारा देश उस टाइम आजाद हुआ था तो मोस्ट ऑफ टाइम हम क्या करते थे कि सॉरी, काफी चीजें जो थी हमारी वो गवर्नमेंट ओन थी, लाइक पीएसयूज, ठीक है, रेलवे, यहाँ तक कि एयरवेज, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि आपने सुना होगा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुई थी 1969 से होनी शुरू हुई थी। तो देखो मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमारी कौन चलाता था उस टाइम? हमारे सरकार चलाती थी, और सरकार को लग रहा था कि हर जगह क्या करना चाहिए, हमें इंटरवीन करना चाहिए, हमने क्या करना है, सोसाइटी को चलाना है, हर चीज करना है। उस कंट्री को क्या बोलते हैं जहाँ पे क्या कंट्री क्या करती है? सरकार क्या करती है? मोस्ट ऑफ द थिंग्स में इंटेलिजेंस करती है, उसे हम कहते हैं सोशलिस्ट। अगर ये सोशलिस्ट एक्सट्रीम लेवल पे चले जाए, मैंने अगर आपको स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया होगा तो मैंने आपको कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कंजर्वेटिव क्या होते हैं, फैसिज्म क्या होते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ाया होगा, कहाँ पे? हिस्ट्री की क्लासेस में। तो अगर एक्सट्रीम लेवल पे सोशलिज्म चला जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिज्म। मतलब क्या? कि हर चीज कौन ओन करती है? गवर्नमेंट। पर यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है? ओन नहीं करती है हर चीज। सोशलिज्म में क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको क्या करती है? अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है आपको, कि आप क्या कर सके, आपकी बेटरमेंट हो सके। बट वो एट द सेम टाइम आपको बोलते हैं कि अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो आप अपना काम खुद चलाओ। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम, अगर हम क्या करते हैं, कोई भी स्कीम आती है, कोई नई स्कीम आती है, लाइक आयुष्मान भारत है, जिसमें आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि वो बोल रहे हैं कि हर किसी को मिलने वाला है। वो कितने परिवार को मिला हुआ है? 10 करोड़ सीआर परिवार को मिला हुआ है, मतलब अप्रोक्सीमेटली मान सकते हो 50 करोड़ पीपल को मिला हुआ है। पर इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, तो बाकी 80 करोड़ के आसपास जो पीपल है उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार को लग रहा होगा कि मे बी क्या हो रहा है, इनको जरूरत नहीं है। क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसस है, लास्ट टाइम जब मैंने आपको इकोनॉमिक्स की क्लास पढ़ाई थी, मैंने आपको सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसस के बारे में बताया था। तो सरकार ने लगाया होगा कि हाँ, 50 करोड़ लोगों को क्या कर रहा है, उनको जरूरत है किसकी? हमारी। तभी उन्होंने क्या बोला कि सोशलिज्म, जिसको जरूरत है सिर्फ हम उसकी हेल्प करें। सेकुलर, ये तो ऑब्वियस सी बात है, आप सबको पता होगा कि हमारी कंट्री क्या करती है, एक सेकुलर कंट्री है। वो क्या बोलती है कि आपको आजादी है, आपको फ्रीडम है। किस चीज की? आप क्या कर सकते हो? अपने हिसाब से रिलीजन क्या कर सकते हो, अपना रिलीजन चूज कर सकते हो, अपनी मर्जी से उसको प्रोफेस कर सकते हो। अगर आप हिंदू बनना चाहते हो हिंदू बन जाओ, मुस्लिम बनना चाहते हो मुस्लिम बन जाओ, सिख बनना चाहते हो सिख बन जाओ, डज नॉट मैटर आप जिस मर्जी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। और स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, और ना ही स्टेट एंटी रिलीजन है। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ना ही स्टेट का अपना कोई रिलीजन है, और ना ही स्टेट एंटी रिलीजन। अगर कोई स्टेट का, जैसे आप पाकिस्तान मान सकते हो, पाकिस्तान क्या क्या थियोक्रेटिक कंट्री है। आप कौन सी कंट्री मान सकते हो? बांग्लादेश मान सकते हो, वो भी एक थियोक्रेटिक कंट्री है। क्यों? क्योंकि वो सामने कॉन्स्टिट्यूशन में बोलते हैं कि हमारी कंट्री क्या है, एक मुस्लिम कंट्री है। अगर आप अरब नेशन में चले जाओ, वो क्या कहते हैं? हमारी मुस्लिम कंट्री है, वो थियोक्रेटिक कंट्री है। तो क्या बोलती है? या हम इस रिलीजन को हम क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। बट अगर आप किसी दूसरी कंट्री की तरफ चले जाओ, वो एक ऐसी कंट्री हो जो हर रिलीजन को डिस्पाइज करती हो, जो बोलती हो कि नहीं, आपको कोई रिलीजन फॉलो नहीं करना है, तो आप क्या बोल सकते हो कि वो एंटी रिलीजन है होस्ट। पर हमारी क्या सेकुलर, वो बोलती है कि आपको कोई भी रिलीजन, आपका कोई भी फेथ है, आप कर सकते हो, उसको अपने हिसाब से चला सकते हो। फिर हमारी कंट्री क्या डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक क्या हो गया कि हमारे इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस होते हैं भाई, तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्शन करता कौन होगा? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसमें क्या होता है? इसमें हर वो पर्सन जो 18 ईयर से ज्यादा है, जिसकी एज है, वो क्या करता है? वोट कर सकता है। और जब वो वोटिंग करता है, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनता है। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर कोई मोनार्क बैठा है या कुछ है। हम हर टाइम क्या करते हैं? अपने हिसाब से गवर्नमेंट सेलेक्ट करते हैं। हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? रूल करवा रहे हैं, एक तरीके से आप मान सकते हो। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे उम्मीदों में खड़े नहीं उतरते तो हम क्या करते हैं? नेक्स्ट इलेक्शन में फिर उतार देते हैं। तो हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। अब डेमोक्रेसी में भी आपकी दो टाइप की डेमोक्रेसी होती है, लाइक आप एक मान सकते हो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एक होती है आपकी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट क्या होगी? जैसे इंडिया की एग्जांपल ले सकते हो,
क्योंकि हम हर डिसीजन मेकिंग खुद नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स आगे हमारे क्या करते हैं कोई भी डिसीजन हमारे लिए लेते हैं। उसमें क्या हो गया, उससे कहते हैं हम इनडायरेक्ट गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि हम डिसीजन ले रहे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन। डायरेक्ट डायरेक्ट क्या हो गया, इलेक्शंस। जैसे हो गया प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड क्या होता है कि आप क्या करते हो, अगर आपकी कंट्री की बहुत कम पॉपुलेशन है तो आप सबके सब एक जगह खड़े हो जाओ और फिर हर मैटर पे आप सबके सब वोट करो। लाइक ये कंट्री में अगर एग्जिस्ट ही 100 पीपल करते हैं तो 100 पीपल्स को ऑब्वियस सी बात है एक हॉल में भी आ जाएंगे। अब हॉल में उनको खड़ा करो और बोलो कि ये एक नया डिसीजन आया, हमें जीएसटी लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर 51 पीपल मान जाते हैं कि हाँ करना चाहिए, हो जाएगा। तो कहते हैं कि प्लेबिसाइड। ये 3-4 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट प्लेबिसाइड होता है, इनिशिएटिव्स होता है। ठीक है, आपको अंदर जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो 2 टाइप की होती है, इतना पता। रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या हो गया, ये जो हमारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट है उससे क्या किया गया है, हमने इलेक्ट किया। ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, वोटिंग करते हो। बट हमारी जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सॉरी जो सॉरी सॉरी हेड ऑफ द नॉट गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट, मतलब कंट्री का, गवर्नमेंट नहीं, हेड ऑफ द स्टेट। हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। बट हेड ऑफ द स्टेट हमारे कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। ये आपको पता होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस होता है। देखो हमारा हेड कौन है, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन भी हम इनको किनको कहते हैं, हम प्रेसिडेंट को। अगर आपके हेड ऑफ द स्टेट को अगर हर कंटिन्यू मतलब क्या किया जाता है, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, रेगुलर इलेक्शंस है और उनको चुना जाता है, तो उस कंट्री को हम कहते हैं रिपब्लिक। बट एट द सेम टाइम अगर आपके हेड ऑफ द स्टेट जो है वो किंग है या क्वीन है, लाइक ब्रिटेन, तो आपको क्या कहा जाएगा, मोनार्की। इतना भी आपको पता होना चाहिए। ये चीजें हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ये चीज हम क्या मानते हैं। ठीक है, और एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। अब इंडिया को हम सिटीजन को क्या प्रोवाइड करें, ये तो हम बोल रहे हैं कि ये हमारा नेचर हो गया, किसका, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। पर अब हम सिटीजन्स को क्या देंगे उसकी बात भी चल रही है, क्योंकि इस चीज को देखो आप, इस चीज आपको क्या पता चलने वाला है, इस चीज से आपको पता चलने वाला है कि हमारी कंट्री में क्या क्या हम लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं और हमने कॉन्स्टिट्यूशन देना क्या है। इस तरीके से आपको बताया गया कि आपको इस चीज से पता चला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है क्या क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सिटीजन्स को जस्टिस देना, जस्टिस के बिना कोई सिस्टम चलने वाला नहीं। जस्टिस आपको सोशल प्रोवाइड करनी है, इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करनी है और पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, जैसे क्या हो गया, सोशल जस्टिस का हो गया कि आपको सोसाइटी में क्या हो, सबको जस्टिस मिले, आप किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करें ऑन द बेसिस ऑफ, ये मत बोले कि ये इंसान उस रेस से बिलोंग करता है या ये इंसान उस कास्ट से बिलोंग करता है तभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। जस्टिस सबके लिए सेम होगी, हर किसी को कोर्ट में जाने का हक है। इकोनॉमिक जस्टिस क्या होगी, इकोनॉमिक जस्टिस होगी कि अगर आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलनी चाहिए। अगर आपको क्या होना चाहिए, कोई भी चीज अगर इकोनॉमिक वैल्यूज पे आती है तो आपको क्या, आपको उस बेसिस में आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। मतलब स्टेट आपसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, ऐसे सिंपल है। पॉलिटिकल क्या हो गया, देखो पॉलिटिकल जस्टिस में क्या हो गया कि आपको आज़ादी देनी चाहिए, आपको हर किसी को कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है कि अगर आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो या इस रिलीजन से बिलोंग करते हो तो आप क्या कर सकते हो, पॉलिटिक्स में खड़े नहीं हो सकते। आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, कुछ भी करते हो, उल्टा आपको रिजर्वेशन तक प्रोवाइड करते हैं अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हो। इसका मतलब क्या है कि हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इंडिया में आपको जस्टिस मिल रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम में भी आपको लिबर्टी मिल रही है ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। अब जैसे मर्जी सोचो, एक्सप्रेशन, अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो आप लोगों के साथ एक्सप्रेस भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको आर्टिकल 19 जब हम पढ़ेंगे आपको बताएंगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की क्या बात करें। बिलीफ, आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी पे बिलीफ रखो। फेथ, आपका किस रिलीजन में फेथ है डज नॉट मैटर। आप वर्शिप किसकी करते हो डज नॉट मैटर। आपका वो अपना पर्सनल अफेयर है, आपको लिबर्टी मिली है, आप ये सब कर सकते हो। आपको इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मिलना चाहिए और एट द सेम टाइम आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमंग देम। ठीक है, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी। और देखो इक्वालिटी लाने के लिए ना हम क्या करते हैं, इक्विटी प्रोवाइड करते हैं थ्रू इक्विटी, वो है प्रोवाइडिंग इक्वालिटी। अब ये इक्विटी क्या होगी, ये एक दीवार है, उस तरफ गेम चल रही है,
यहाँ पे कौन खड़े? 3 लड़के, ठीक है। एक लड़का ऐसे खड़ा है, एक यहाँ पे ऐसे खड़ा है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ कैसे खड़ा है? ये ऐसे खड़ा है। अब मुझे बताओ कि इस पर्सन को एड की जरूरत है, क्योंकि ये उस पार देख पा रहा है। इसको इसको हेल्प करने की हमारी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इस दीवार के इस तरफ भी खड़ा रह रहा है तो उस पार गेम चल रही हो, कुछ भी चला हो, ये आराम से देख सकता है। ये जो दूसरा पर्सन है, इसको ये दूसरी तरफ देख पा रहा है? बिल्कुल नहीं देख पा रहा है, क्योंकि गेम इस तरफ चल रही है, तो ये उस तरफ नहीं देख पा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? इसकी थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए। लाइक इसको हम क्या कर दें कि एक ब्रिक प्रोवाइड कर दें, ठीक है। अब जैसे ही हम इसके नीचे एक ब्रिक रख देंगे, अचानक क्या होगा? ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब ये भी क्या कर पा रहा है? उस साइड गेम देख पा रहा है। बट ये जो ये है, इसके लिए हमें लगता है कि सिर्फ एक ब्रिक से काम नहीं चलना होगा, हमें कम से कम 2 ब्रिक रखनी पड़ेंगी इसको, अगर हमने गेम दिखानी है उस तरफ की। तो हमने 2 ब्रिक रखी, तो अब ये गेम देख पा रहा है। अब आप देख रहे हो कि स्टेट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने, इसके लिए हमें ज़्यादा क्या जरूरत नहीं पड़ी इंटरवेंशन करने की। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा था कि हाँ, इसको जो बेसिक एमिनिटीज चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, इसको जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। बट हमने देखा कि ये भी हर बेनिफिट ले नहीं पा रहा है। पर अगर इसको हल्की सी सपोर्ट किया जा सके तो ये क्या कर पाएगा? आराम से ये क्या चला जाएगा, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। बट अगर हमने सेंटर वाले को हमने उठाना है तो इसके लिए हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा। तभी आपने देखा होगा कि एससी और एसटी को रिजर्वेशन मिलती है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा सोसाइटी के पोर्शन है जिनको उतनी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं, जिनके पास उतनी ज्यादा पावर नहीं, उनको उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया गया काफी सेंचुरीज तक। तो उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उनको रिजर्वेशन मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। और बट एट द सेम टाइम अगर आप उनसे बिलोंग नहीं करते हो कास्ट वगैरह से, तो आपको उतनी ज्यादा क्या नहीं दी जाएगी, हेल्प प्रोवाइड नहीं की जाएगी। आपको आपको अपॉर्चुनिटी किस हिसाब से मिल रही है, देखते हैं कि आपकी काबिलियत कितनी है, उस हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। फ्रेटर्निटी, ठीक है, assuring the dignity of an individual and the unity and integrity of the nation। अब आपको क्या करना है? एट द सेम टाइम ब्रदरहुड भी चलाना है, क्योंकि हर किसी को लगना चाहिए कि वो इक्वल सिटीजन है। अगर कोई आपको एक बड़ा और एक छोटा दिख रहा है तो आपके अंदर सेंस ऑफ इंफीरियरिटी और सेंस ऑफ सुपीरियरिटी आ जाती है। हम क्या बोल रहे हैं कि हमने क्या करना है? ब्रदरहुड बनाना है, हमने यूनिटी क्रिएट करनी है, हमने तब जाके ना नेशन में इंटीग्रिटी आएगी, ठीक है। और फिर हमने लास्ट चीज क्या लिखी है? in our constituent assembly this 26th day of our November, देखो 26 नवंबर 1949, अभी मैंने आपसे बात की थी कि हमारा देश ने कॉन्स्टिट्यूशन को कब हेयर बाय अडॉप्ट अडॉप्ट कब किया था? 26। अगर कमेंसमेंट की बात कर रहे हैं तो वो 26 जनवरी है। अगर अडॉप्ट की बात करें तो 1949। अडॉप्ट क्या हो गया कि हाँ, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन लागू कब से होगा? लागू होगा 26 जनवरी 1950 से। इन दोनों के बीच ये डिफरेंस है। अडॉप्ट, enact एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हमने आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। देखो, इंडिया इज नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन। इसके लिए सिर्फ इस प्रियम्बल से हमें क्या पता चल गया कि इंडिया किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किसी का डोमिनियन नहीं है किसी अदर नेशन का, बट एंड इंडिपेंडेंट स्टेट, हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट, कोई हमारे ऊपर नहीं है, एंड इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स। हम बिल्कुल फ्री हैं। आपने देखा कि हमें एक डज नॉट मैटर कि अमेरिका क्या सोच रहा है, रशिया क्या सोच रहा है, या यूके क्या सोच रहा है, वो हमें मैटर इतना नहीं करता। हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। डज नॉट मैटर, इट इज आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया कि हम क्या कर सकते हैं कि लाइक अगर मेंबरशिप ऑफ यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या कॉमनवेल्थ की होगी, ये कॉमनवेल्थ की आप क्या देखते हो, आपने देखोगा इंडिया वगैरह की सीरीज भी चलती रही थी कॉमनवेल्थ की। कॉमनवेल्थ कौन से हो गए? वो कंट्रीज, उनके ग्रुप को जो कभी ना कभी ब्रिटिश की कॉलोनी रहे, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमनवेल्थ कंट्रीज। अगर हम क्या करते हैं, इस टाइप की मेंबरशिप लेते हैं
तो तब भी हमारे को कोई फर्क नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि यूएन हमें जो बोलेगा हमें करना ही करना पड़ेगा। हम उनको बोल सकते हैं नहीं, हम इंडिपेंडेंट है, हम अपने हिसाब से करेंगे। कंडक्ट हम क्या कर सकते हैं अपना अफेयर एंड डज नॉट इफेक्ट इंडिया सोवरेनिटी इन एनी मैनर। हमारी सोवरेनिटी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंडिया कैन आइदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी, हम कोई फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर भी कर सकते हैं, एंड सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ द फॉरेन नेशन। और हम क्या कर सकते हैं अपना कुछ हिस्सा, अगर हमें लग रहा है कि हाँ भाई ये कन्फ्लिक्टेड है पर हमारा एरिया है, चलो कोई बात नहीं, हम दूसरी कंट्री को दे सकते हैं, तो हम दूसरी कंट्री को भी दे देते हैं, डज नॉट मैटर। अब आपको इंपॉर्टेंट एक और बात का याद रखनी है कि केशवानंदा भारती केस जब आया था 1973 में, तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, हेल्ड किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोलता कि हाँ, क्योंकि पहले इसमें कौन से केस आए थे, सज्जन सिंह ठीक है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया था, उससे पहले गोलकनाथ केस आया था, पर आप यूनियन ऑफ इंडिया, बट आपको वो याद रखने नहीं है। आपको क्या याद रखना है, जो केशवानंदा भारती केस है कब आया था 1970, आपको डेट चाहिए याद हो, डज नॉट मैटर। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था क्या कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट इससे पहले जो कोई केस आए थे, गोलकनाथ केस आया था, सज्जन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया था, उसमें उन्होंने क्या बोला था, उसमें उन्होंने बोला था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है हम उसे अमेंड कर सकते हैं। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ही नहीं है तो उसको हम अमेंड भी नहीं कर सकते। उसको तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, चेंज करो ना करो, डज नॉट मैटर, वो अमेंडमेंट में नहीं आएगा। जब वो किसी चीज का हिस्सा ही नहीं है तो डज नॉट मैटर, हम उसे अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बट जब केशवानंदा भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब आपको क्या बात याद आएगी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुई थी, 1976, एग्जैक्ट 3 साल बाद क्या हुआ, हमने अमेंडमेंट लाई 42nd, जिसमें हमने 3 चीजें ऐड की। देख रहे हो, जब इससे पहले क्या आ रहा था, जब इससे पहले आ रहा था एक कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ही नहीं है प्रियम्बल, तब उसे अमेंड भी नहीं कर पा रहे थे। पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला केशवानंदा भारती केस में कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंदिरा गांधी ने सबसे पहला काम क्या किया, उसे अमेंड कर दिया। और अमेंड करके कौन से 3 पार्ट लाए, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। ठीक है, द प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉट नॉर और अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। देखो, प्रियम्बल से हम पावर शावर नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं उसका, बस वो क्या प्रियम्बल का हम एक तरीके से मानते हैं उसका प्रीफेस है, इंडेक्स है, जो उसका हिस्सा है, बस हमने इतना सा बोला, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ना वो जस्टिशिएबल है, ना उसे इन्फोर्स किया जा सकता है, उसे कुछ नहीं कर सकता। जैसे फंडामेंटल राइट क्या, अगर फंडामेंटल राइट में कुछ लिखा है, लाइक फंडामेंटल राइट्स में लिखा है राइट टू एजुकेशन इज अ योर फंडामेंटल राइट, अगर आपको फंडामेंटल राइट, अगर आपको एजुकेशन नहीं मिल रही है, आप जाके स्टेट को, मतलब यूनियन को, इंडिया को सू कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि मुझे चाहिए, मुझे एजुकेशन चाहिए, आप केस कर सकते हो, आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, डज नॉट मैटर। बट इसमें आपको वो जस्ट क्योंकि वो फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल है, और ये जस्टिशिएबल नहीं है, कुछ भी नहीं, जैसे पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल सी बात है। अब देखो, केशवानंदा भारती केस 1973 केस अरोज फॉर द फर्स्ट टाइम एज टू वेदर द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल। अब देखो, उन्होंने बोलता कि क्या उसको अमेंड किया जा सकता है आर्टिकल 368 के अंदर। इट वाज अर्ज्ड दैट द प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड एज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों, उससे पहले देखो, बेरू बैरी वर्सेस यूनियन केस, गोलकनाथ केस, इन सब केसेस में क्या था कि उस पार्ट नहीं है इसका कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इससे अमेंड भी नहीं किया जा सकता। द प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया 1973 में जब केशवानंदा भारती केस आया, उसने बोला कि हाँ आप कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो। सो फार बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से अमेंड किया गया इन 1976 विच एडेड न्यू 3 वर्ड, कौन से, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी और प्रियम्बल को ये ऐड किया गया, और एंड वाज हेल्ड वैलिड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट लगे हाँ आप उसे अमेंड कर सकते हो क्योंकि इसका पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। ये हमारा क्या हो गया, प्रियम्बल। तो इसमें आपको ये कुछ चीजें याद रखने वाली हैं, लाइक उसमें कौन से वर्ड ऐड हुए थे, किस अमेंडमेंट से हुआ है, किस प्राइम मिनिस्टर ने करवाया, ये भी आप याद रख लें। मुझे लगता है कि इस टाइप के घटिया और वाहियात किस्म के क्वेश्चन पूछ लेते हो। हमारी बात आती है आर्टिकल 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करें, ठीक है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 क्या डिस्क्राइब कर, आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया, दैट इज भारत, as a union of state rather than the federation of the state.
यहां पे आपको ना दो तीन चीजों का डिफरेंस पता होना चाहिए। एक यूनियन, दूसरा फेडरेशन, तीसरा कॉन्फेडरेसीज। अब इन तीनों में क्या फर्क हो? तीनों में फर्क हो गया कि यूनियन, एक यूनियन है जो कि क्या है, चलो मैं कॉन्फेडरेसी से स्टार्ट, यूनियन फिर हम ऊपर चलते जाएंगे। कॉन्फेडरेसीज क्या होता है? कॉन्फेडरेसीज सिंपल सी बात है कि आप क्या कर रहे हो, आपने 5-10 कंट्रीज को मिला के मान लेते हैं कि हमने क्या किया, एक 5 मिनट के लिए बोलते हैं हम सार की बात करते हैं। तो सार को हम लेके चलते हैं एज अ एक बिग कंट्री, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज आ रही है हमारी, पाकिस्तान आ रही है, इंडिया आ रही है, भूटान, नेपाल आ रही है, बांग्लादेश आ रही है, श्रीलंका आ रही है, मालदीव्स आ रही है, ठीक है, ये सब कंट्रीज आ रही है। तो जब इन सबको मिला के हमारी सार्क बन रही है, बट एट द सेम टाइम इन सभी कंट्रीज के पास एक पावर है, वो जब चाहे ना इसको छोड़ सकते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ सकते हैं, सार्क को जब मर्जी उनका दिल करे वो टूट के बाहर जा सकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्फेडरेसीज, जहां पे क्या पावर किनके हाथ में है, इन स्टेट्स के हाथ में है, जब इनका दिल करे वो क्या कर सकते हैं, तोड़ के जा सकते हैं, उसे कहते हैं हम कॉन्फेडरेसीज। फिर आती है हमारी क्या, यूनियन। यूनियन में क्या हो गया, एग्जांपल लेते हैं इंडिया की, तो यूनियन में क्या होता है बेसिकली, देखो यूनियन में क्या होता है, इंडिया हो गया, इंडिया की एग्जांपल लेके चलते जाते हैं। आपने कभी देखा है कि हमारे यहाँ पे कितनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट वगैरह चलती है, बट इंडिया में टूटने का ऑप्शन नहीं है, और वो क्यों नहीं है, इस आर्टिकल 1 की वजह से। ये जो यूनियन है ना, जो सेंटर है वो मोस्ट पावरफुल है, यूनियन का कर सकता है, एक स्टेट को दो में तोड़ सकता है, एक स्टेट को तीन में तोड़ सकता है, स्टेट का नाम चेंज कर सकता है, तीन स्टेटों को मिला के एक स्टेट बना सकता है, यूनियन खिलवाड़ कर सकता है स्टेटों के साथ, डज नॉट मैटर, यूनियन की मर्जी है, जो जो मर्जी करे, बट स्टेट, स्टेट कभी यूनियन से अलग नहीं हो सकती। जैसे आप कहते हो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि स्टेट के पास ये लिबर्टी नहीं है कि वो कंट्री से, हमारी यूनियन से क्या हो सके, अलग हो सके। कोई जब दूसरी कंट्री आ गई, दूसरी स्टेट्स आ गई, लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ गई, नागालैंड आ गई, मणिपुर आ गई, जहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलती रहती है, उल्फा हो गई, कितनी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग होना चाहती है, बट आप अलग नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 1 के डिस्क्राइब करता है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब क्या कि यूनियन ने ना आगे स्टेट्स बनाई हैं, ना कि स्टेट मिलके उन्होंने एक यूनियन बनाया है, बहुत फर्क होता है। अगर स्टेट सारी एक एक स्टेट मिलके यूनियन बनाए, उस स्टेट के पास पावर है, हाँ हमारी मर्जी है, हम क्या करने मिल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। यूनियन एक थी तो उसने क्या किया, आगे 28 स्टेटें बनाई, ये सिंपल सी है, रादर देन द फेडरेशन ऑफ द स्टेट। और तीसरी कौन सी होगी, फेडरेशन। फेडरेशन क्या हो गया, ये स्टेट्स हैं, स्टेट के पास अपनी पावर है, यूनियन के पास अपनी पावर है, बट ना स्टेट यूनियन से अलग हो सकती, ना यूनियन स्टेट से अलग हो सकती। लाइक अमेरिका, यहाँ पे 50 स्टेट्स हैं, वो यूनियन के साथ है, यूनियन भी उससे अलग नहीं कर सकता, वो भी क्या कर सकती है, यूनियन से अलग नहीं, as simple as that. This was intentionally done by the drafting committee to make it clear that the union is not the result from the agreement with the states, rather than it is the union which created the states। अभी हमने बात की है, स्टेट्स मिलके साथ आई, उन्होंने यूनियन ही बनाया, यूनियंस ने आगे स्टेट्स बनाई। द स्टेट हैव नो राइट टू secede अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट अलग नहीं हो सकती है। द यूनियन इज एन indestructible बट द स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टेबल। अभी आपने सुना होगा जो हमारा यूपी वाला पोर्शन है, यूपी से हमने आगे और स्टेट्स निकाली, लाइक छत्तीसगढ़ वहां से निकाली है हमने, यूके वहां से निकाली है, हमने तेलंगाना को तोड़ के हमने किससे तोड़ा, आंध्र प्रदेश से तोड़ा है। तो हमारी क्या होती है, स्टेट्स को हम जब चाहे तोड़ सकते हैं, हमने अपनी यूनियन टेरिटरी ले लेते हैं। अगर हम अपनी जम्मू एंड कश्मीर, वो पहले क्या होती, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट होती थी, जिसके साथ लद्दाख पोर्शन बचा था, अब वो भी अलग हो गई है। इट मीन्स दैट द पार्लियामेंट कैन चेंज देयर नेम, बाउंड्री और क्रिएट न्यू स्टेट्स। वो खिलवाड़ कर सकती है, पर स्टेट्स कुछ नहीं कर सकती, एज सिंपल एज दैट।
अब बात आती है कि यूनियन और टेरिटरी के बीच का डिफरेंस क्या है। सिंपल सी बात है, कुछ बड़ा नहीं है। देखो, द यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ ऑल द स्टेट एक्सक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरी। अगर आप क्या कर दो कि यूनियन टेरिटरीज को बाहर निकाल दो, तो पीछे जितनी भी स्टेट्स बनी, मतलब क्या 28 स्टेट्स, उसे हम कहेंगे यूनियन। और टेरिटरीज क्या होगी? टेरिटरी होगी कि यूनियन प्लस यूनियन, मतलब यूनियन क्या होगी बेसिकली 28 स्टेट्स, 28 स्टेट्स, तो हमको क्या उसे कहेंगे यूनियन। बट 28 स्टेट्स प्लस 8 यूनियन टेरिटरी, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? वो क्या हमारी टेरिटरी, जिसमें स्टेट्स भी आ जाए, यूनियन यूनियन टेरिटरी पे आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? टेरिटरी। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनियन। द यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स एक्सक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज। द टेरिटरीज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरी। सिंपल। हम चलते हैं आर्टिकल 2 की तरफ। आर्टिकल 2 क्या करता है? एम्पावर द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश अ न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक फिट्स। पार्लियामेंट के पास पावर है, वो क्या कर सकता है? यूनियन से एडमिट भी कर सकता है, नई स्टेट बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो पार्लियामेंट के पास पावर है। द पार्लियामेंट द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स। न्यू स्टेट्स क्या हो गया? कि कोई ऐसे हिस्से जो इंडियन के पास नहीं थे। ठीक है। द पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, हम न्यू स्टेट्स क्रिएट कर सकते हैं। इट रिलेट्स टू द एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ द यूनियन, जो इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं कर सकते हैं, लाइक असम, सॉरी सिक्किम। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब सिक्किम हमारा इंडिया का पार्ट नहीं था, बट हमने क्या किया, इसे 36 अमेंडमेंट के अंडर हमने क्या किया था, इसे ऐड करके इसको अपनी एक स्टेट बना लिया। वो किस आर्टिकल के अंडर हुआ? तो क्या लिखा था? एडिशन ऑफ द सिक्किम बट 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये किसी एग्जाम्पल है? आर्टिकल 2। और आर्टिकल 3 की एग्जाम्पल क्या होगी? आर्टिकल 3 बोलता है आप क्या कर सकते हो? डील्स विद द इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। हमने आर्टिकल 2 में क्या किया? हमने आर्टिकल 2 में जो एरिया इंडिया में अटैच नहीं थे, जो एरिया इंडिया के साथ कनेक्ट नहीं थे, हमने क्या किया? उनको ऐड करना, जो उनको ऐड करना हमने रखा। बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? जो ऑलरेडी इंडिया का पोर्शन है, लाइक अगर हम उस टाइम क्या बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, जहाँ हम उस टाइम किसकी बात करते हैं? यूपी की बात करते हैं, बिहार की, मध्य प्रदेश की, जो ऑलरेडी किसके पार्ट थे? इंडिया के पार्ट थे। अगर हम उनको क्या करना चाहते हैं? उनका हिस्सा करना चाहते हैं, जैसे हमारा आंध्र प्रदेश का पार्ट हो गया। आंध्र प्रदेश हमारा उस टाइम भी इंडिया के पास था, इस टाइम भी इंडिया के पास, ऑब्वियस सी बात है। बट हमने आंध्र प्रदेश को क्या किया? दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। हमने तेलंगाना में कर दिया, हमने किस में कर दिया? आंध्र प्रदेश में। हम अपनी जे एंड के एग्जाम्पल लेके चलो। पहले हमारी स्टेट थी, फिर अब हमारी 2 यूटीज बन चुकी हैं। तो ये क्या हो गया? इंटरनल रीएडजस्टमेंट कर रहे हैं, जो टेरिटरी हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनिटिंग। ठीक है। 2 और मोर स्टेट, देखो हम क्या कर सकते हैं? कोई नई स्टेट भी फॉर्म कर सकते हैं। हम 2 और मोर स्टेट्स को क्या कर सकते हैं? यूनाइट भी कर सकते हैं। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, हम स्टेट का एरिया इंक्रीज करते हैं, कर सकते हैं। स्टेट का एरिया डिक्रीज कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हमारे पास है। ऑल्टर दी बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट की बाउंड्री हम ऑल्टर कर सकते हैं, और हम उनका नेम भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर कल देखो, हमने लास्ट जो हमारी स्टेट थी वो क्या थी? उड़ीसा थी, हमने उसका नाम आप क्या कर दिया? उड़ीसा। कैसे किया हमने? क्योंकि सेंटर के पास पावर है। और आपको एक और बात पता है कि इस चीज के लिए ना, हमें जो हमारा सेंटर है, सेंटर को ना इजाजत भी किसी की नहीं चाहिए। बेसिकली अगर आपको क्या करना है? नाम चेंज करना है, एरिया चेंज करना है, एक स्टेट को तोड़ के 2 करना है, या 2 को तोड़ के 1 करना है, आप क्या करो? आप एक सिंपल सा काम कर सकते हो। दूसरा नंबर, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? देखो, स्टेट जो हमारी सेंटर है, बेसिकली सेंटर के पास बहुत पावर है। स्टेट को तोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, और इतना भी नहीं है। सबसे पहले उसको क्या चाहिए होता है? बेसिकली प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है ये चीजें स्टार्ट करने से पहले। बट एक बार प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन मिल जाए तो सेंटर क्या करता है? सिर्फ स्टेट को बताता है कि हाँ भाई, हम इस स्टेट को 2 में तोड़ने वाले, या 2 स्टेटों को जोड़ने वाले, कुछ भी करने वाले। तो वो क्या कर सकता है? उसको सिर्फ 14 डेज के बारे में दिया जाता है।
उन 14 डेज में अगर वो हाँ कर देता सेंटर को तो ठीक है, ना भी कर देता है सेंटर को कोई फर्क नहीं पड़ता। 14 दिन बाद सेंटर क्या करेगा, नाम चेंज करो, दो एक स्टेट को दो में तोड़ दो, दो को एक में जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पेशल कंडीशंस फॉर यूजिंग आर्टिकल 3, ठीक है। आफ्टर आर्टिकल 3 ले डाउन टू कंडीशंस इन दिस रिगार्ड। आर्टिकल क्या किया उसने, थ्री दो कंडीशंस के हुई रखी हुई है इसमें। वन, a bill contemplating the above changes can be introduced in the parliament only by the prior recommendation of the president। देखो recommendation चाहिए होती है president की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। prior recommendation president की बहुत जरूरी है। टू, before recommending the bill the president has to refer some of the same to the state legislature concerned for the expressing its views within the specified। president जब क्या करता है, states को उसके बारे में बताता भी है, ठीक है, बोलता है कि हाँ हम ये चेंज करना है। ऐसी बात नहीं कि उनको बिल्कुल नहीं बताएंगे, उनको बताएंगे, बोलेंगे हम चेंज करने वाले। बट द प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यू ऑफ द स्टेट, डज नॉट मैटर स्टेट लेजिस्लेचर क्या बोल रहे हैं, उनको अपनी ही चलानी है। तभी आपको पता चलेगा कि हमने क्यों किया था। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब यूनियन के पास पावर है। दे में आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम। ओके, इज प्रेसिडेंट बाउंड बाय द सजेशन ऑफ द स्टेट ना। इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी, पहली बात तो यूनियन टेरिटरी केस में उनको रेफरेंस भी नहीं चाहिए क्योंकि वो पहले प्रेसिडेंट के अंडर आती है। नो रेफरेंस नीड टू बी मेड इन कंसर्न लेजिस्लेचर टू असर्टेन इट्स व्यू एंड द पार्लियामेंट कैन इटसेल्फ टेक एनी एक्शन एज इट। ठीक है। आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि आप 1 से लेकर 3 आर्टिकल जो आपने क्या किया है बेसिकली, इन 3 आर्टिकल में जो आपने चेंज लाया, जो आपने अमेंड चेंज लाया, क्या उसको एक अमेंडमेंट की जरूरत है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। जो क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो हमारा आर्टिकल 368 है वो हमारा आर्टिकल क्या करता है, वो सिंपली क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लानी होती है तो हम किसके थ्रू लाते हैं, आर्टिकल 368 के थ्रू लाते हैं। laws made for the admission or establishment of new states under article 2 or the formation of new states and alteration of the boundaries or the names of existing state, चाहे वो आर्टिकल 2 के अंदर हम कोई चेंज ला रहे हैं या आर्टिकल 3 के अंदर कोई हम चेंज ला रहे हैं, क्या उससे हम इस आर्टिकल के थ्रू अमेंडमेंट लाएंगे? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। आपको सिंपल, आपको इतनी बड़ी मेजोरिटी ही भी नहीं चाहिए। अगर आपको स्टेट का नाम चेंज करना, कुछ भी करना, आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए। डज नॉट मैटर के वहां पे बंदे कितने होने चाहिए, वहां पे सिंपल मेजोरिटी प्रेजेंट इन वोटिंग। ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, कोई स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं ना। अंडर आर्टिकल 368 के अंदर आपको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तो आपको आई थिंक यूनियन टेरिटरीज के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात किसकी करते हैं, सिटीजनशिप की। आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 डील्स विद द सिटीजनशिप प्रोविजंस फॉर डोमिसाइल पर्सन इन इंडिया। ठीक है, जो फिफ्थ जो हमारे इंडियन सिटीजन है उनको सिटीजनशिप मिल कैसे रही है। सबसे पहली बात यह है, अ पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया एंड आल्सो फुलफिल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस। कोई भी पर्सन अगर इंडिया में 1947 जब देश हमारा आज़ाद हो रहा था, उन्होंने बोला क्या कि कोई भी इंसान अगर इंडिया में रह रहा है, जिसके पास ऑलरेडी इंडिया का डोमिसाइल है, इंडिया का सिटीजन है, वो तो सिंपल सिटीजन बन। ठीक है, अगर उन्होंने बोला कि इनमें से कोई एक कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है तो वो इंडियन है। क्या, इफ इज बॉर्न इन इंडिया, ऑब्वियसली बात है सिटीजनशिप मिलेगी। आइदर ऑफ इज पेरेंट बॉर्न इन इंडिया, ऑब्वियसली बात अगर हमारे पेरेंट्स के थ्रू भी हमें क्या मिलती है, सिटीजनशिप मिलती है। इट हैज बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन द पर्सन बिकेम द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट कब हुई थी, 1950-26 में। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि 5 साल पहले, मतलब अगर आप 1945 से इंडिया में रह रहे हो तो आपको सिटीजनशिप मिली। ये कब की बात हो रही है, सिटीजनशिप की बात हो रही है कब की, जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में था 1915 के आसपास बात हो रही है। क्यों, क्योंकि एक बार 1950 जब तक हम पहुंच गए थे, उसके बाद ना जो मैं आपको 5 से लेकर 11 पढ़ाने वाला हूँ ना, वो खत्म हो गए थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं रही। उसके बाद ना सिटीजनशिप का लॉ कौन बना सकता है, प्रेसिडेंट, सॉरी पार्लियामेंट। ठीक है, फिर आपने सुना होगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 फर्स्ट टाइम वो आया था। फिर इन 2 साल पहले क्या हुआ था, उसमें चेंज आई थी, सिटीजनशिप न्यू अमेंडमेंट, एक नया एक्ट आया था सिटीजनशिप, जिसमें आपने सुना होगा बहुत ज्यादा क्या हुआ थी, कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो ये सिंपल सी बात है, आर्टिकल 5 में क्या बात की जा रही है कि सिटीजनशिप हम कैसे प्रोवाइड करते हैं। आर्टिकल 6 कोई बड़ी बात नहीं है, डील्स विद द सिटीजनशिप
प्रोविजन फॉर द माइग्रेटिंग पर्सन फ्रॉम द पाकिस्तान। अब आपको पता है कि जो पर्सन पाकिस्तान से आने उनको भी सिटीजनशिप प्रोवाइड करनी है। देश का बंटवारा हुआ था, आपको पता, आधे पर्सन यहाँ से उधर जा रहे थे और आधे वहां से यहाँ आ रहे थे। अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो पर्सन माइग्रेट हुआ था किधर से, इंडिया से पाकिस्तान गया था, became the Indian citizen if he either or his parents or grandparents were born in Pandavati। ठीक है, जो इंसान क्या है पाकिस्तान से, सॉरी एरो उल्टा है, जो इंसान पाकिस्तान से इंडिया में आया था उसको ही हमने सिटीजनशिप प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अगर उसका कोई भी पेरेंट्स, और ऑब्वियसली बात है अगर वो पाकिस्तान साइड से आ रहा है तो अनडिवाइडेड इंडिया में ऑब्वियसली बात है कि जो उसका जन्म वहां पे हुआ होगा, जो उसके पेरेंट्स का हुआ होगा, जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स का हुआ होगा, उसको भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। वो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अ पर्सन शुड बी रजिस्टर्ड एज सिटीजन ओनली इफ ही had been resident in India for 6 months preceding the date of the application of the application। बस एक ही कंडीशन है, जब एप्लीकेशन से सिटीजनशिप के लिए तो कम से कम 6 महीने उसको इंडिया में रहना चाहिए, बस एप्लीकेशन मिल सकता है। आपको फिर बोल रहा हूँ कि 1950 तक की बात थी ये, या आजकल ये नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि 1950 के बाद ना इन आर्टिकल की पावर खत्म हो गई थी। फिर भी आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। उसके बाद पावर किसके पास आई? जो हमने ला लाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1950, उसके हिसाब से। और 2019 में से फिर एक अमेंडमेंट आई थी 2019 में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो भाई बहुत विदेश में बहुत ज़्यादा क्या होता है, बवाल भी चला था। आर्टिकल 7 किसकी बात कर रहा है? अब देखो, पहला आर्टिकल 5 क्या था, जो इंडिया से, जो इंडिया के रहने वाले। दूसरा में क्या था, जो पाकिस्तान से इंडिया में आ रहे हैं। अब तीसरा में क्या है कि डील्स विद द सिटीजन प्रोविजन फॉर द पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान देन रिटर्न। जो पर्सन पहले यहाँ से इंडिया से पाकिस्तान गया, उसे लगा नहीं यार ये कंट्री मेरे लिए नहीं है, मुझे फिर अपने देश ही जाना है, इंडिया में जाना है, वो फिर अपना लौटा। उसके लिए आर्टिकल 5 में क्या हुआ, यहीं पे रहता था 6 जो पाकिस्तान से यहाँ आया, और 7 में क्या, जो इंडिया से पाकिस्तान में गया, पाकिस्तान से वापस आ गया। और ये सिंपल सी बात है, इसमें आपको कोई ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, सेम ही लिखा हुआ है। आर्टिकल 8 डील्स विद द सिटीजनशिप प्रोविजन फॉर पर्सन हु आर रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया एंड हैविंग देयर रूट्स इन इंडिया। अब कोई एक ऐसा पर्सन है जो रहता तो कहाँ पे है, ब्रिटेन में रहता है, या यूएस में रहता है, कनाडा में रहता है, बट उसके रूट्स कहाँ पे, इंडिया में। लाइक उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ से बिलोंग करते थे, इंडिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, या फिर अनडिवाइडेड इंडिया में बिलोंग करते थे, या इंडिया में कहीं भी बिलोंग करते थे, तो वो क्या कर सकता है, वो भी इंडियन की सिटीजनशिप ले सकता है। उस 1950 की बात हो रही है अभी भी। ठीक है, उस टाइम ले सकता था। और आपको पता है कि इंडिया में क्या होता है बेसिकली, सिंगल सिटीजनशिप। अगर आप किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप लेते हो तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये सिंपल सी बात है। तो अगर आप क्या करना चाहते हो, आप उस कंट्री से इधर आके अपना सिटीजन बनना चाहते हो तो बन सकते हो, बट आपकी वहाँ की सिटीजनशिप क्या कर दी जाएगी, वहाँ की खत्म कर दी जाएगी। अ पर्सन और एनी ऑफ दोज पेरेंट्स, वही बात है, ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स यहाँ पे बिलोंग करते हैं, इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड सिटीजन इन इंडिया डिप्लोमेटिक काउंसिलर। अगर वो क्या करते हैं, हमारे इंडिया के जो डिप्लोमेटिक वहाँ पे काउंसिलर होते हैं, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं अदर कंट्री में, आपको उसके बाद जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। और कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पहले आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी की बात हो नहीं रही है। मैंने आपको कहा है कि 1950 के बाद ये इनका काम खत्म हो गया था, उसके बाद हम मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया सॉरी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955 से काम चला। आर्टिकल 9 में क्या लिखा है, नो पर्सन शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया और टू बी डीम्ड ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज वॉलंटरी एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट। अगर कोई इंसान क्या करता है, किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर करता है, उसकी इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। लाइक अक्षय कुमार, अक्षय कुमार के पास कौन सी सिटीजनशिप है, कनेडियन सिटीजनशिप है। ऐसा नहीं है कि उसने इंडियन की सिटीजनशिप को छोड़ दिया था, बट जैसे ही उसने कनेडियन सिटीजनशिप ली, उसकी यहाँ की सिटीजनशिप क्या होगी, खत्म होगी। दैट्स इट। तभी वो क्या है, वो कनेडियन सिटीजन है, ना कि इंडियन सिटीजन। ठीक है, आर्टिकल 10 every person who is or is deemed to be a citizen of India shall continue to be such citizen subject to the provisions of any law made by parliament। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जब कोई भी ऐसा पर्सन है जो सिटीजन है इंडिया का, वो तब तक क्या होगा, इंडिया का सिटीजन रह सकता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अब कोई भी एक ऐसा इंडियन है
जो इंडियन सिटीजन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई एक लॉ बन रहा है जो कि मेरे पे लागू हो रहा है, मेरे घर वालों पे लागू हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है वो उसमें भी लागू होगा, डज नॉट मैटर कि वो कहीं पे भी चला जाए। क्योंकि कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो आप ना चाहे आप कंट्री के अंदर हो या ना हो, तो आप पे क्या होते हैं, एनफोर्स करते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर कोई भी पार्लियामेंट लॉ फेस निकाल रहा है तो हर सिटीजन को इफेक्ट करेगा। सिंपल सी बात। आर्टिकल 11, the parliament shall have the power to make any provisions with respect to the acquisition, termination of citizenship and all the matters relating citizenship। अब देखो क्या बोल रहे हैं पार्लियामेंट। मैंने कह दिया आपको कि 1915 तक आपके पास ये 5 से लेकर 10 तक क्या था, आपको बताया था कि कौन कौन 1950 तक सिटीजन बन सकता है। पर उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ, अब ये आर्टिकल किसी काम के नहीं रहेंगे। इसके बाद किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, वो बताएगा कि हम किस किस को सिटीजनशिप देंगे और किस किस की सिटीजनशिप नहीं देंगे। अगर कोई ऑलरेडी, लाइक मैं ऑलरेडी सिटीजन हूं ना, अगर मैं शायद कुछ ऐसा कर देता हूँ जिससे वो क्या कर दे कि मेरी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दे, बोले कि नहीं ये हमारा इंडिया से बिलोंग नहीं करता, वो टर्मिनेट भी कर सकते हैं किसी की सिटीजनशिप को। इतनी पावर है। और ये पावर उनके पास कहाँ से आती है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट ऑफ 1955। तो ठीक है। और इसमें अमेंडमेंट अभी जो सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट आई थी वो किस में आई थी? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आई थी इसमें? तो ये था हमारा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीएम्बल था, फिर हमारा यूनियन के बारे में हमने बात की और फिर हमने किसके बारे में बात की? सिटीजनशिप के बारे में। तो हमारा जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है उसके बारे में आपको हल्की से बारे में बात बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने शायद नोट्स में नहीं लिखा होगा, बट फिर भी आप देख लेना, यहीं पे आप उतार सकते हो, नोट कर सकते हो। 2019 में ऐसा क्या हो गया जो इतना ज़्यादा ब्लंडर आ गया था? देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इधर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में एक चेंज क्या आई थी। 1955 में लिखा हुआ था कि अगर कोई पर्सन इंडिया में आके रहना चाहता है, इंडिया का क्या बनना चाहता है, एक सिटीजन बनना चाहता है, तो उसको एट लीस्ट 11 ईयर्स रहना पड़ेगा इंडिया में लीगली। तो फिर क्या कर सकता है वो? उसके बाद सिटीजनशिप फॉर्म भर सकता है और वो इंडियन का क्या बन सकता है, सिटीजन बन। सिंपल। बट 2019 में उन्होंने क्या अमेंडमेंट, उन्होंने कहा कि कोई भी पर्सन नहीं, नॉन मुस्लिम, मतलब क्या, इनके अलावा जो 6 हैं इंडिया में जो बिलोंग करते हैं, जो कुछ कोई भी रहते हैं, कौन कौन रहते हैं? हिंदू, सिख, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ठीक है, और कौन से रह गए हमारे? हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन और बुद्धिस्ट। इन 6 रिलीजन से जो लोग बिलोंग करते हैं, और सिर्फ इन 6 रिलीजन से नहीं, इन 6 रिलीजन प्लस 3 कंट्रीज, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन 3 कंट्री से जो बिलोंग करते हैं पीपल, और इन 6 कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं वो इंडियन सिटीजन बन सकते हैं अगर उन्होंने क्या किया, 5 साल इंडिया में रहे, डज नॉट मैटर लीगली और इलीगली। क्योंकि पहले क्या होता था, आपको 11 ईयर तक लीगली रहना पड़ता था। पर उन्होंने क्या बोला कि इस अमेंडमेंट में क्या कर सकते हो, अगर आप इनसे बिलोंग करते हो तो आपको सिर्फ 5 साल का करना पड़ेगा, इंडिया में आप रह चुके हो, चाहे आप इलीगल तरीके से आए हो, डज नॉट मैटर। पर आप मैटर क्या करना चाहिए कि आप इन 3 कंट्रीज से हो, एक पाकिस्तान से हो, एक बांग्लादेश हो, एक अफगानिस्तान से हो। क्यों? बिकॉज ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन। अगर आपको रिलीजन के बेस में आपको परसिक्यूट किया जा रहा है, आपको मारा जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इन 3 कंट्रीज आके इंडिया में आके 5 साल के रहने के बाद आप यहाँ पे सिटीजन के लिए शिप के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको इंडिया के सिटीजनशिप। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इस वर्ड से ना क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। उन्होंने कहा था कि नहीं, अब मुस्लिम्स को बाहर करना चाहते, बट द थिंग वाज इन 3 कंट्री में मेजोरिटी जो थी वो किसकी थी, मुस्लिम्स की थी। बट देन अगेन वो कह रहे थे कि मुस्लिम्स में भी आगे क्या है, कुछ माइनॉरिटीज़ है,
पर आपने उनकी बात नहीं की उनको आने की, क्योंकि कुछ ऐसी माइनॉरिटीज भी हैं मुस्लिम्स की कहाँ पे पाकिस्तान एरिया में जिनको पाकिस्तान में खतरा है, अहूदीज हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ था, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई थी। तो ये हो गया हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट भी आ गया इसमें, सिटीजनशिप भी आ गई हमारी पूरी इसमें, यूनियन भी हमारे इसमें हमने बात कर दी, और एक्ट जो हमारा हम उसमें अमेंडमेंट लाई थी उसके बारे में हमने। तो आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा होगा। तो हम नेक्स्ट टाइम क्या करने वाले, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर फंडामेंटल राइट आपके हो जाते हैं फिर हम उसके बाद चलेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो मैंने आपको फर्स्ट ईयर में आपको बता दिया था मेरे सिलेबस में आपको क्या कराने वाला हूँ, तो उसी हिसाब से हम चलेंगे। तो अगर आपका कोई भी डाउट आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।